देश देशांतर में आज हम बात करेंगे कि देश में जीएसटी के संग्रह को लेकर जो चिंताएं थी, यानी कि राजस्व में जो कमी हुई और उसके चलते केंद्र और राज्यों के बीच जो राजस्व की कमी आई है उसमें कैसे उसके हिस्से को पूरा किया जाए, और उसको लेकर जीएसटी काउंसिल की 41वीं बैठक में इस पर चर्चा हुई और जिसमें केंद्र की ओर से राज्यों को 2 विकल्पों की देने की बात कही गई है और कहा जा रहा है कि ये विकल्प राज्यों को चूज करने हैं, ऑप्ट करने हैं कि वो किस विकल्प के साथ जाना चाहते हैं। और ओवरऑल अगर कहा जाए जीएसटी संग्रह में बीते वर्ष में 2.35 लाख करोड़ रुपए की कमी है, जिसके चलते राज्यों की स्थिति खास कमजोर हो रही है। तो समझेंगे कि असल में जीएसटी काउंसिल के पास क्या विकल्प हैं और जो ऑप्शंस दिए गए हैं राज्यों को वो 2 विकल्प हैं क्या, और उन दोनों विकल्पों में से कौन सा विकल्प ज्यादा बेहतर राज्यों के नजरिए से है, लेकिन इसकी चुनौतियां क्या है, और इसे समझाएंगे हमारे 3 बेहद खास मेहमान। हमारे साथ मौजूद हैं एस सी त्रिपाठी सर, फॉर्मर प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट पर रहे हैं आप सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ डॉक्टर अरविंद विरमानी है, फॉर्मर एडवाइजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एग्रो फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं सर, चेयरमैन सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। गर्ग साहब हैं, टैक्स एक्सपर्ट हमारे साथ। सुनील जी, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। शुरुआत में गर्ग साहब आपसे करना चाहूंगा, क्योंकि जब भी टैक्स का मामला आता है आंकड़ों की थोड़ी नंबर्स काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्यों जीएसटी संग्रह को लेकर राज्य इतने चिंतित हैं और क्यों सेंटर को राज्यों को कलेक्शन या फिर कंपनसेशन को लेकर 2 विकल्प देने पड़ रहे हैं? देखिए कविंदर जी, हमारे यहाँ पर जो टैक्स का कलेक्शन था उसमें यूनियन लिस्ट में उसको दिया गया है। स्टेट्स को कुछ टैक्स लगाने की पावर थी, सेंटर को कुछ टैक्स लगाने की पावर थी। जैसे इनकम टैक्स, एक्साइज सेंटर कलेक्ट किया करता था, सेल्स टैक्स स्टेट्स टैक्स किया करती थी। जब वन नेशन वन टैक्स की बात आई 2017 में, तो अमेंडमेंट लेकर आए थे कि पूरे देश में एक ही टैक्स होगा। तो बहुत सारे स्टेट्स ने उस टाइम में ऑब्जेक्शन किया था, और विशेषकर जो मैन्युफैक्चरिंग स्टेट थे, क्योंकि अब जो जीएसटी की अवधारणा थी वो कंजप्शन पे लगता था, यानी जो मैन्युफैक्चरिंग है उनको लॉस था और कंज्यूमिंग स्टेट्स को फायदा था। तो एक फार्मूला डेवलप किया गया। उनको ये नुकसान था कि हम इतने सारे स्टेट्स को छोड़ रहे हैं, इतने सारे टैक्सेस को छोड़ रहे हैं, तो हमें उसका कंपनसेशन कैसे मिलेगा। तो सरकार ने 5 साल तक एक गारंटी दी थी कि 2017 से 2022 तक हम 14% की ग्रोथ के साथ आपको कंपनसेशन देंगे, और उसके लिए कंपनसेशन सेस लगाया गया था। जो नॉर्मल टैक्स 28% है, जैसे सिन गुड्स पर, कारों पर, टोबैको पर, ये टैक्स लगाकर उसको कंपनसेशन सेस देने की एक गारंटी सरकार ने दी थी। अब हुआ क्या, 2017 के बाद ही जब से जीएसटी आया है, अगर हम टारगेटेड कलेक्शन देखते हैं या प्रोजेक्टेड कलेक्शन देखते हैं और जो रिसीव हुआ एक्चुअल में, उसमें फर्क है। जैसे 18-19 का डाटा मैं आपको बताता हूँ, 7,44,000 करोड़ की कलेक्शन सेंटर की, स्टेट शेयर नहीं, ये प्रोजेक्शन किया गया था, और एक्चुअल कलेक्शन आया था 6,63,000 करोड़, यानी 1 लाख करोड़ का डाउनफॉल था। 19-20 में भी क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो डाउन रही, फिर 1-1.5 लाख का केवल सेंटर शेयर में कलेक्शन में शॉर्टफॉल था। तो 2 तरह के शॉर्टफॉल हैं। एक शॉर्टफॉल ये है कि जो हम जो प्रोजेक्टेड कर रहे हैं उसमें कलेक्शन में कमी है, और दूसरा जो 14% की ग्रोथ हमने प्रोजेक्ट की थी या स्टेट्स को जो कंपनसेशन देना था उसमें कमी की बात थी। 19-20 में सेंटर ने 1,65,000 करोड़ की कंपनसेशन सेस दिया भी है स्टेट्स को, ऐसी बात नहीं दिया। लेकिन जब से कोरोना आया है अब सिचुएशन बड़ी खराब हो गई। ये प्रोजेक्शन किया जा रहा है कि इस साल यानी फाइनेंशियल ईयर 20-21 में कोई 3 लाख करोड़ की कलेक्शन या कंपनसेशन कम आएगा, और 65,000 का तो हम एडजस्ट कर लेंगे, तो 2,35,000 करोड़ की फिगर आती है, वो जो बार बार जिक्र आ रही है। लेकिन वित्त मंत्री जी ने कहा है कि ये 2 कारणों से हो रहा है। एक तो कोविड के कारण से हो रहा है, और एक जो कंपनसेशन जो हमें जो स्लो डाउन है पिछले 2-3 सालों से उसके कारण से हो रहा है। तो 2 फिगर सरकार ने निकाली कि 97,000 करोड़ जो है दैट इज ड्यू टू दिस कंपनसेशन के कारण, और बाकी जो है वो दूसरे कारणों से है। तो सरकार ने 2 विकल्प दिए हैं स्टेट्स को। पहला विकल्प ये दिया है कि आप 97,000 करोड़ जो कि जीएसटी काउंसिल के हिसाब से या जीएसटी कंपनसेशन एक्ट के हिसाब से बनता है, आप वो ले लीजिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की विंडो के थ्रू हम आपको उसको फाइनेंस करवा देते हैं। अगर आप 2,35,000 करोड़ आप लेना चाहते हैं तो फिर आप खुद बोरो कर लीजिए। 97,000 करोड़ का ब्याज ये और जो उसका अमाउंट है उसकी रीपेमेंट कैसे होगी। तो सरकार ने कहा कि हम जो कंपनसेशन 5 साल के लिए हमें लगाया था हम उसको आगे बढ़ा देंगे और आप उसमें से ले लीजिए। अब झगड़ा कहाँ चल रहा है,
झगड़ा ये है कि स्टेट्स कहती है कि हम क्यों बोरो करें, सेंट्रल क्यों नहीं बोरो करता। तो सरकार ने कहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, कि हम आपको FRBM एक्ट में 0.5% की छूट दे रहे हैं, आप बोरो कर लीजिए। तो प्रॉब्लम बस एक है, जो पॉइंट ऑफ कंटेंशन है कि बोरो कौन करे। हाँ, अगर आप 2,35,000 करोड़ पूरा बोरो करेंगे तो सरकार ने कहा कि उसका ब्याज हम नहीं देंगे, वो स्टेट गवर्नमेंट को खुद ही सहन करना पड़ेगा, वहन करना पड़ेगा। तो सारा कंटेंशन इस बात को लेके है कि वेदर सेंट्रल गवर्नमेंट एज ए सॉवरेन गारंटर उस लोगों को लेकर उठाए या स्टेट गवर्नमेंट को खुद बोरो करना है। ओके विरमानी साहब, क्या इस वक्त कोई और ऑप्शन दिखता है? जीएसटी के जो रूल्स जो फ्रेम किए गए थे और जो सेंटर ने ऑप्शन दिए हैं दोनों, उस नजरिए से क्यों स्टेट, जैसे कि कहा गर्ग साहब ने कि वो चाहते हैं कि सेंटर बारो करे जबकि स्टेट बारो ना करे? देखिए, मैं थोड़ा सा इसको मैक्रो पर्सपेक्टिव में डालना चाहता हूँ। ये जो पेंडेमिक इफेक्ट हुआ है, इसमें एक क्वार्टर में 24% GDP कम हुई है हमारे देश में। इसको, इस टाइप के इवेंट को जनरली हम फोर्स मेजोर कहते हैं। तो ये जूरिस्प्रूडेंस में है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट्स हों, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट्स जनरली लोग बात करते हैं, बट कॉन्ट्रैक्ट्स हों, उसका ये इतना एक्सेप्शनल इवेंट है कि टोटली अनप्रेडिक्टेबल था। तो इसमें कोई शक नहीं है। अगर हम पुराना वो जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस को देखें तो GDP 0 पॉजिटिव थी, +3%। तो इतनी गिरी थी पर वो नेगेटिव नहीं हुई। अब ना तो खाली नेगेटिव हुई है, वो -24% हो गई है। तो क्लियरली कोई इसमें डाउट नहीं है कि दिस इज एन अनप्रेसिडेंटेड इवेंट, जिसको वंस इन अ सेंचुरी, लाइक द ग्रेट डिप्रेशन या कोई World War II, उस टाइप का इवेंट है। तो पहली चीज़ तो ये है। तो ऑफ कोर्स इसके बाद आता है तो ये प्रिंसिपल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट्स में अप्लाई कर सकता है और इसमें झगड़े भी होंगे शायद। पर क्वेश्चन अब आता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी। जैसे गर्ग साहब ने बोला कि GST बनाने के लिए एक बहुत भारी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की है। दैट इज़ नॉट ऑल्सो लाइट इवेंट, मतलब इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी कॉन्ट्रैक्ट। तो इस प्रिंसिपल को अब अगर देखें तो वो 14% ऑब्वियसली जब लोगों ने देखा था तो जो 2-3 चीज़ें जो गर्ग साहब ने बताई हैं, बट ऑल्सो कि अगर कोई अनप्रेसिडेंटेड इवेंट हो जिससे थोड़ी बहुत 3-4% GDP कम ज़्यादा हो तो ठीक है, सेंटर उसको बना देगा। तो इशू ये है कि इस टाइप की सिचुएशन में क्या हल होना चाहिए। तो that is kind of a new thing. So I would not say कि भाई simple principle from the past can apply. It affects जो revenues हैं 24% अगर गिरे तो सब revenues गिरी हैं। ये नहीं है GST गिरा है, income tax गिरे हैं, आप जो भी सोच लीजिए। अगर ये constitutional amendment नहीं होती तब भी गिरना था। तो दो क्वेश्चन इसमें आते हैं। एक तो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से क्या बेस्ट है, और दूसरा पॉलिटिकल सेंटर स्टेट टाइप की इश्यूज के क्या। मैं अभी यहाँ रोक देता हूँ, फिर आगे आफ्टर द त्रिपाठी साहब व्यूज वी कैन टेक अप। त्रिपाठी सर, ये वाकई जैसा कि कहा विरमानी सर ने बहुत अहम है कि GST ना भी होता तब भी ये सिचुएशन थी और तब भी ये कलेक्शन में डाउनफॉल इतना ही नजर आता है स्टेट को अपने कोटे में, ये सेंटर के लिए भी। और ये अनप्रेसिडेंटेड है अपने आप में, सदियों में कभी एक बार इस तरह की हालात दिखते हैं। ऐसे में क्या किसी एक रूल के थ्रू इसका सॉल्यूशन नजर आता है? विकल्पों को ढूंढना होगा या दूसरे तरीके के विकल्पों की तरफ जाना होगा, या हम कहें कि जो GST काउंसिल ने रूल फ्रेम किए थे उसी का सहारा लेकर स्टेट दबाव बनाते रहेंगे? देखिए, दो प्रमुख बातें। अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी में लाएंगे तभी रेवेन्यू बढ़ेगा, वरना रेवेन्यू बढ़ेगा नहीं। और अगर रेवेन्यू बढ़ने में बहुत टाइम लगेगा तो और स्थिति खराब होगी। दूसरी बात कि जो भी विकल्प हैं वो ऋण लेने के, बाजार ऋण लेने के, तो ऋण लेंगे तो उसको भरपाई करना है और उसका ब्याज भी देना है। तो इसलिए उस हिसाब से भी अर्थव्यवस्था को जल्दी पटरी पर लाना है। तो अर्थव्यवस्था को जल्दी पटरी पर दोनों केंद्र और राज्य मिलकर लाएंगे तभी आगे चल के कोई बात होगी। अब जो दोनों ही ऑप्शन दिए गए हैं, एक ऑप्शन 97,000 करोड़ रुपए का है जिसमें केवल ब्याज देना है और 5 साल के बाद उसका मूलधन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
स्वयं जो है वो सेट से उसको भुगतान कर देगी। और दूसरा 2,35,000 का। अब राज्यों के सामने ये दोनों विकल्प आसान नहीं है। एक में अगर 97,000 वो लेते हैं तो बाकी जो कमी है 1,38,000 की वो कहाँ से लाएं? राज्यों की भी स्थिति बहुत खराब हो गई है। और अगर 2,35,000 वो बाजार ऋण लेते हैं तो उसकी भरपाई कैसे होगी? उसके ब्याज ही नहीं दे पाएंगे। राज्यों की स्थिति बहुत इतनी खराब है। तो ये दोनों विकल्प राज्य के लिए कोई आसान नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि इन दोनों के बीच का रास्ता होना चाहिए। यानी वो देखिए, राज्य इस समय 2,35,000 का ऋण बाजार से लेने की हैसियत में है नहीं। बाजार में उथल पुथल हो जाएगी और राज्यों में अलग अलग रेट होगी, एक रेट पर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि सभी राज्यों की क्रेडिट रेटिंग एक समान नहीं है। केंद्र को ज्यादा इसमें करना पड़ेगा, लेकिन केंद्र स्वयं 7.5 लाख से बढ़ा करके 12-13 लाख का ऋण ले रहा है, तो केंद्र की भी स्थिति बहुत खराब है। कितना केंद्र ले लेगा? तो इसमें बीच का हल ये हो सकता है कि 97,000 तो इस तरीके से रिजर्व बैंक से जो स्पेशल विंडो क्रिएट करके राज्यों को ऋण दिया जा रहा है दिया जाए, और बाकी 1,38,000 का धीरे धीरे, अगर पूरा नहीं इस साल दे सकता है केंद्र, तो 2 साल में इसको स्वयं ऋण अपना बढ़ा करके राज्यों को भरपाई करे, क्योंकि स्थिति दोनों की खराब है। और राज्य के सामने ऋण लेने के अवसर जो हैं वो केंद्र के सामने ज्यादा होते हैं, राज्य के सामने कम होते हैं। तो ये दोनों को मिलकर करना पड़ेगा, और ये समस्या दोनों मिलकर अगर करेंगे तभी समाधान होगा। और राज्य केंद्र समझे कि हम अपनी वित्तीय स्थिति ठीक रखें तो उससे व्यवस्था ठीक हो जाएगी, तो नहीं होगी, क्योंकि बहुत से काम तो राज्य में ही होते हैं। राज्य में थोड़े दिनों में अगर ऐसी स्थिति रही तो लोगों के पास सैलरी देने का पैसा नहीं होगा, तो बहुत एक विकट समस्या हो जाएगी। तो उसको भी देखना है। ओके गर्ग साहब, क्योंकि ऐसा लगता है कि सब कुछ जो जीएसटी के नियम हैं उससे बंधे हुए हैं, और इसी के चलते जो टैक्स कलेक्शन में कमी है या फिर रेवेन्यू जो डाउनफॉल है वो चिंता का कारण है। लेकिन जो एक बहुत ही मेजर पॉइंट है कि अगर हालात सामान्य नहीं है, और ऐसे हालात जो कि दशकों सदियों के बाद एक बार नजर आ रहे हों, वहां पर क्या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या कोई भी नियम या शर्त उसी तरीके से हूबहू लागू होती नजर आएगी, या फिर जैसा कि कहा त्रिपाठी साहब ने कि हमें कुछ नए विकल्पों की तरफ बढ़ना होगा? क्योंकि कमोबेश हालात चाहे वो सेंटर के हों या स्टेट के हों एक ही तरह के हैं। बिल्कुल आपने सही कहा कविंदर जी। मैं त्रिपाठी साहब की बात को ही आगे बढ़ाता हूँ। आज का ही डाटा है कि जो हमारा फिस्कल डेफिसिट 3.5 था, यानी 8 लाख करोड़ का डेफिसिट तो क्वार्टर जून तक हो चुका है। यानी साल के आते आते मुझे लगता है कि फिस्कल डेफिसिट सारे बैरियर क्रॉस कर जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी, और हो सकता है कि 5-6% को भी क्रॉस कर जाए, क्योंकि हम 3-3.5% का फिस्कल डेफिसिट तो भी पूरा कर चुके जून क्वार्टर 3 महीने में। तो एक बात तो ये, तो अनप्रेसिडेंट सिचुएशन नीड्स अनप्रेसिडेंट सॉल्यूशन ऑल्सो। तो ऐसा कोई स्टेट्समैन चाहिए कि जो सेंट्रल और स्टेट्स दोनों को इस तरह से बैठना पड़ेगा कि जीएसटी काउंसिल की जब तक आज तक की जितनी मीटिंग्स हुई हैं उसमें कंसेंसस बनाए हमेशा। तो इसमें पॉलिटिक्स ना होकर कंसेंसस से बढ़ा जाए, क्योंकि बिल्कुल सही कहा त्रिपाठी साहब ने कि स्टेट गवर्नमेंट को पैसा ब्याज पे मिलना इतना आसान काम नहीं है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट बड़ा हाई होता है। लेकिन समस्या ये है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट बोरो करना शुरू कर देगी तो उनकी यील्ड ऑन सिक्योरिटीज वो अपने आप में कम हो जाएगी, रेटिंग अपने आप में कम हो जाएगी, तो जो इन्वेस्टर्स आ रहे हैं उनके लिए बड़ा इफेक्ट होगा। तो इसका मिल बैठकर एक सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा सेंटर को भी और स्टेट को भी, और बर्डन कहीं भी ना पड़े। और चूंकि रेवेन्यू तो आ नहीं रहे हैं, तो किसी भी तरीके से इकोनॉमी को हो सकता है डिमोनेटाइजेशन की तरफ हम आगे बढ़ जाएं, जहां डिमोनेटाइजेशन असेट्स की हम बात कर रहा हूं मैं, या जो लिक्विडेशन होना है या प्राइवेटाइजेशन होना है उसकी तरफ हम आगे बढ़े। कहीं कहीं से हमको एक ऐसा सोर्स लाना पड़ेगा रेवेन्यू का, ताकि फिस्कल डेफिसिट भी ठीक रहे और कम से कम जो जरूरी खर्चे हैं और वेलफेयर स्कीमों चलती रहे। लेकिन गर्ग साहब थोड़ा सा मैं और समझना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरीके के हालात ये लॉकडाउन तक थे, और जब अनलॉकडाउन के थ्रू हम वापस सब कुछ ओपन कर चुके हैं और नॉर्मलसी की तरफ बिजनेस बढ़ता हुआ दिख रहा है, तो इसकी भी एक उम्मीद दिखती है। वो क्या आंकड़े इशारा कर रहे हैं कि वापस लौटने के साथ ये जो कलेक्शन में डाउनफॉल था बहुत ज्यादा, इसमें इंप्रूवमेंट होगा और धीरे धीरे स्थितियां सामान्य की ओर लौट सकती हैं? कुछ वेट कर सकते हैं अगर हम इस कंपनसेशन को थोड़े दिन तक होल्ड कर पाते हैं या वेट कर पाए स्टेट? देखिए कविंदर जी, जो हालात चल रहे हैं, अगर आप जीएसटी कलेक्शन का डाटा ही आप देखते हैं तो 90,000 करोड़ की कलेक्शन हुई थी जून में, लेकिन जुलाई आते आते फिर वो घट गई 80,000 करोड़ पर आ गई है।
जबकि हमारी जो प्रोजेक्टेड कलेक्शन थी वो 1,15,000 करोड़ के आसपास थी। हर महीने हम 25-30,000 करोड़ जीएसटी में लूज कर रहे हैं। ऐसे इनकम टैक्स की हमारी कलेक्शन जो 11 लाख करोड़ हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं पूरे साल की, मुझे लगता है कि उसमें 2-2.5 लाख करोड़ का रेवेन्यू फॉल होगा ही होगा, और खर्चे आपके बढ़ रहे हैं। तो अब ये सिचुएशन अनप्रेसिडेंट है, और मुझे नहीं लगता, क्योंकि कोरोना जो हमने सोचा था शुरू में उससे थोड़ा लंबा जा रहा है। अब ऑलमोस्ट 6 महीने हो गए। अगर 3 महीने का पीरियड होता तो वी शेप रिकवरी की हम जो बात कर रहे थे कि जैसे ही अब खुलेगा वी रिकवरी होगी, पर वी शेप रिकवरी के चांस अभी नजर नहीं आते हैं। मुझे लगता है कि फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 21 में जाकर कहीं हम रिकवर करना शुरू करेंगे। अभी तो हम इसको गैप को पूरा कर लें, यही बहुत बड़ी उपलब्धि होगी हमारे लिए। विरवाणी सर, क्या लॉकडाउन कुछ मदद करता हुआ नजर आ रहा है या मदद कर सकता है? आने वाले कुछ महीनों में इसका इम्पैक्ट हम देखेंगे जीएसटी कलेक्शन में, और स्थितियां थोड़ी सी सामान होते ही ये जो संकट है इसमें थोड़ी सी मदद मिलेगी इसे सॉल्व करने में? हाँ, ये तो डेफिनेटली होगा, पर मैं पहले एक आपको समरी जो मैंने कहा था इकोनॉमिक और लीगल इश्यूज, वेरी ब्रीफ समरी मैं बताता हूँ कि क्या फॉरवर्ड। एक्चुअली त्रिपाठी जी ने उस पर हिंट किया है, वो करेक्ट अप्रोच है। तो मैं 4 चीज़ इसमें कहूँगा। एक तो सेंटर एंड स्टेट्स मस्ट वर्क टुगेदर फॉर इकोनॉमिक नॉर्मलाइजेशन। मतलब ये एक नहीं हो सकता जो आपने कहा लॉकडाउन लिफ्टिंग। अब ये नहीं हो सकता कि एक गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट अपनी तरफ ही चलती जाए कि वो कोई हम लॉकडाउन करते रहेंगे। अब क्योंकि अब 4 महीने 5 महीने हो गए हैं, कोविड को 6 महीने हो गए हैं, साइंटिफिक एविडेंस इकट्ठा हुआ है, उसको इम्प्लीमेंट करना अब सबको मिल के करना पड़ेगा। ये नहीं है कि मैं उस तरफ चल रहा हूँ और दूसरी स्टेट उस तरफ, नहीं तो वो जो लॉजिस्टिक प्रॉब्लम है, सप्लाई चेन प्रॉब्लम्स हैं, वो जल्दी रिवाइव नहीं होंगी और इकोनॉमिक नॉर्मलाइजेशन डिले होगा। तो एक तो है सेंटर एंड स्टेट दे मस्ट एग्री, मतलब इस प्रॉब्लम को यूज कर सकते हैं टू कम टू एन अंडरस्टैंडिंग ओवरऑल। दैट इज माय पर्सपेक्टिव। तो दूसरी चीज है कि रिफॉर्म एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ जीएसटी। जो रेवेन्यू बॉयंसी है वो रिपीटेडली जब से 1 अप्रैल 2018 था ना, या जो भी डेट थी, हाँ 17 से शुरू हुआ है, वो बॉयंसी नीचे नीचे जाई जा रही है। तो हमने हमारी रिसर्च, वो शायद आपको पहले भी मेंशन की थी, हमने जीएसटी पे एक पेपर ईग्रो में लिखा है जिसमें ये सिंप्लीफिकेशन का पाथ दिया है। तो दूसरी ये होगी कि ये अंडरस्टैंडिंग अभी कर लेनी चाहिए जब ये सारा कुछ डिस्कस हो रहा है। सेकंड है कि जो रेवेन्यू घटी है प्योरली ड्यू टू द शार्प फॉल इन जीडीपी ड्यू टू कोविड, उसको मोनेटाइज करना पड़ेगा डायरेक्टली इनडायरेक्टली। आरबीआई हैज टू डू इट। और तीसरा चीज है कि ये शेयरिंग जिस पे हम अभी फोकस किया है और सबने बताया है, तो डेफिनेटली आई थिंक जिस तरह मैं इसको देखता हूँ कि शेयरिंग ऑफ पेन, यू नो, सो ऑब्वियसली वी विल हैव टू सी कैपेसिटी। जो बहुत पुअर स्टेट्स हैं उनकी कैपेसिटी कम है, उसमें सेंटर में ने ज़्यादा भाग लेना पड़ेगा। जो बेटर ऑफ स्टेट्स हैं जो अभी भी इतनी बुरी तरह अफेक्ट नहीं हुई हैं, उनको ज़्यादा शेयर करना पड़ेगा। तो बेसिकली अगर ये 4 प्रिंसिपल अग्री करके मूव करें तो डिटेल्स आई थिंक कैन बी वर्कड आउट, एंड अदर पार्टिसिपेंट्स हैव गिवन यू कि क्या किस टाइप का अप्रोच चाहिए। लेकिन विरवाणी सर, जो शेयरिंग ऑफ पेन आप जो कह रहे हैं, क्या स्टेट या सेंटर इस वक्त इस हालत में है कि वो उस पेन को शेयर कर पाए, और किस लिमिट तक, किस थ्रेशोल्ड तक वो कर पाएंगे? देखिए, वो तो डिवीजन मैंने बोला है कि एक तो है जो और ये बहुत मुश्किल नहीं है, हमें बॉयंसीज ऑफ टैक्सेस पता है, हमें पता है कि ये -20, अगर आप बेस ले लीजिए 2 या 3% जीडीपी ग्रोथ, पिछले साल 4.4 से 5% थी, उसको थोड़ा घटा के बेस ले आप, तो यू कैन मेजर कि कितना रेवेन्यू शॉर्टफॉल हुआ है कंपेयर टू दैट बेस। तो ये मोनेटाइज करना चाहिए। जो बाकी लोगों का एक्सपेंडिचर है दैट इज अ चॉइस, स्टेट भी अपनी चॉइस ले रही है कि कितनी में एक्सपेंडिचर बढ़ाऊं कम करूं, स्टेट्स भी कर रही हैं, तो वो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। तो जो बिल्कुल एक्ट ऑफ गॉड की बात हुई थी, राइट, तो वो हम आइसोलेट करके वो मोनेटाइज करना पड़ेगा। इकोनॉमिक सेज के अगर उसको बोरो करने की कोशिश करो तो सारी इकोनॉमी डिसरप्ट हो सकती है। तो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में उसमें दे रहा था कि वो मोनेटाइज करनी पड़ेगी। बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है उसमें क्लियरली अगर हम पेन की बात कर रहे हैं तो यू हैव टू सी द कैपेसिटी ऑफ द स्टेट्स एंड कितना अफेक्ट हुआ है। जैसे माइग्रेंट्स की बात आती है तो इट्स नॉट जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ माइग्रेंट्स, क्वेश्चन ये है कि
कितनी बुरी तरह वो स्टेट के लोग इफेक्ट हुए हैं, उसको सारा कुछ मिला के ये शेयरिंग ऑफ पेन आइडिया आएगा ना. इट्स बेसिकली फॉलोइंग अप इन अ वे. त्रिपाठी साहब शायद इस पे ज्यादा और बताएंगे, पर इट्स द सेम आइडिया. शेयरिंग तब होगा जब पहले हम शेयरिंग कंसर्न करें कि अर्थव्यवस्था हमारी पटरी से उतर गई है, उसको हमें वापस लाना है. मेरा बहुत सालों का राज्य और जिले के नीचे के स्तर पर काम करने का अनुभव रहा है, और मेरी समझ ये है कि हालांकि परिस्थितियां बहुत बदल गई हैं कि राजनेता जो जिले और राज्य स्तर पर होते हैं उनको वित्त और आर्थिक व्यवस्था के बारे में जानकारी उनको कम होती है और उनको पुलिस की जानकारी ज़्यादा होती. तो हुआ ये है कि ये जो हेल्थ इमरजेंसी थी इसमें पुलिस स्टेट बन गया. हर जिले में मजिस्ट्रेट और पुलिस अपने अपने तरीके से लॉकडाउन किए जा रहे हैं. पिछले 2 महीने से केंद्र सरकार बार बार लिख रही है कि आप अंतर राज्य अंतर जिला कोई आप अड़चन नहीं डालेंगे, फिर भी 50 अड़चन हर राज्य में पड़ी जा रही है. तो जब तक वो पहले शेयर नहीं करेंगे कि हमारी स्थिति क्या हो गई है, तब तक वो पेन शेयर करने के लिए तैयार नहीं होंगे. और पेन शेयर करना जरूरी है, जैसा अभी सभी ने बताया. देखिए 97,000 जो है वो तो रिजर्व बैंक से मोनेटाइज करना पड़ेगा सीधे, और बाकी के लिए इतना न तो, क्योंकि केंद्र सरकार स्वयं 5-6 लाख एक्स्ट्रा बोरो कर रही है, तो उसमें जो 1,38,000 1,40,000 के बकाया बचता है उसको 2 साल के लिए में करना पड़ेगा. 1 साल में न तो केंद्र सरकार उसको दे पाएगी और नहीं राज्य को अतिरिक्त बोरो करके पे करने की कैपेसिटी में होंगे. तो ये पेन शेयर करना हो, यानी राज्यों को अपने संसाधनों के सीमित रख करके कार्य करने के लिए तैयार होना पड़ेगा. केंद्र को भी तैयार होना पड़ेगा, और बोरो अगर करेंगे तो किस तरीके से चुकाएंगे उसके लिए तैयारी करनी होगी. वो पेन शेयरिंग होगा, आपस में शेयर करना पड़ेगा. लेकिन उसके पहले अर्थव्यवस्था को पटरी में लाने के लिए कंसर्न शेयर करके उस पर कार्रवाई तो करना शुरू करें. राज्य अभी मुझे नहीं लगता है कि वो हैं. अभी देखिए बंगाल ने कहा है कि हम 7 और 11-12 सितंबर को पूरा लॉकडाउन कर देंगे. इसी तरह महाराष्ट्र जो है वो लोगों को आने जाने नहीं दे रहा है कई जगह. अब ये मेजर मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स हैं. तो हमारे यहाँ, मैं नोएडा रहता हूँ, नोएडा और दिल्ली का बॉर्डर लगातार बंद था. हालांकि बार बार केंद्र सरकार कह रही थी, और नोएडा बना ही है कि दिल्ली के साथ रहे. तो जब तक ये स्थानीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, जिले स्तर पर इसकी समझ नहीं होगी और इस पर लोग साथ नहीं देंगे, तब तक अर्थव्यवस्था पूरी पटरी पर नहीं आएगी और आगे पेन बढ़ता रहेगा. गर्ग साहब, जो कुछ राज्यों की ओर से सुझाव दिया गया, मैं उसको कोट एंड कोट कर रहा हूं. इसका मैं समझना चाहूंगा कि ये क्या इम्प्लीमेंटेबल है, लागू किया जा सकता है, और अगर है तो चुनौतियां क्या होगी. राज्य कह रहे हैं कि जो कुल 2,35,000 करोड़ का मुआवजा है, इसकी भरपाई केंद्र सरकार करे, आरबीआई किसी और माध्यम से, और मूलधन के भुगतान और ब्याज को 2022 से शुरू हो, और 5 साल के लिए जीएसटी परिषद सेस को आगे बढ़ा दी, इसके जरिए इसका भुगतान किया जाए. नहीं कविंदर जी, सरकार ने यही कहा है कि हम 2022 के बाद सेस को आगे बढ़ा देंगे, वहां से भुगतान होगा. जो पॉइंट ऑफ कंटेंशन है, जैसे बताया कि 97,000 करोड़ पे तो मूल और ब्याज दोनों सरकार कह रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी. जो 2,35,000 करोड़ है उसका कह रहे हैं कि ब्याज आपको भुगतना होगा, आप मूल जो है वो वापस करेंगे कंपनसेशन सेस में से. तो एक इशू तो जैसे भी त्रिपाठी जी ने भी कहा, बेमानी साहब ने कहा कि सबसे पहले तो एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंस दोनों को साथ बैठना होगा, स्टेट और सेंटर को. जब तक इकोनॉमी पटरी पे नहीं आएगी, आगे कलेक्शन, रेवेन्यू की कलेक्शन तो टैक्सेस ही आती है ना, और कोई सोर्स तो है नहीं, या मोनेटाइजेशन ऑफ असेट्स है, जैसे अभी बेमानी साहब ने भी कहा. लेकिन सबसे पहला है कि अगर अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाना, तो स्टेट को सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को सेंटर के साथ मिलके जो अननेसेसरी ब्लॉकेड है इकोनॉमी में, वी हैव टू लिव विद द कोरोना नाउ, हमारे पास सारे एविडेंसेस हैं, उसको दूर करना होगा बचते हुए. लेकिन इकोनॉमी की फ्लो को आप रोक नहीं सकते हैं. तो अब समस्या वही है कि बोरो कौन करे, किसी की स्थिति भी नहीं है. तो इसका तो कैसा हल निकालना पड़ेगा, जो बीच का रास्ता निकाला जाए, चाहे वो स्टेजेस में हो या अगले साल कुछ रेवेन्यू आ जाए, ऐसा कुछ करके दोनों को बैठना पड़ेगा. ये भी दूर की कौड़ी नजर आता है, क्योंकि ना तो स्टेट कुछ कहने को तैयार है, ना सेंटर कुछ कहने को तैयार है. लगता है डिस्कशन के बाद में कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा. बेमानी साहब, एक आखिरी मैं कमेंट चाहूंगा आपसे कि एक तरफ राज्य जब लॉकडाउन की बात आ रही है, या कुछ जगहों पर इस तरीके की खबरें, जैसे त्रिपाठी साहब ने कहा कि स्टेट लेवल पर या फिर इस डिस्ट्रिक्ट लेवल पर लॉकडाउन किया जा रहा है, जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो रुक रही हैं, उनमें हर्डल्स हैं.
तब राज्य ये कहते हैं, उनकी दलील होती है कि राज्यों की अपनी चिंताएं हैं और हम राज्य की कंडीशंस के लिहाज से लॉकडाउन या अनलॉकडाउन के कदम उठाएंगे। एक तरफ अगर ये अधिकार आप ले रहे हैं तो दूसरी तरफ आप फिर जीएसटी के थ्रू बराबर कंपनसेशन, मुआवजे की मांग करना, ये कहां तक उचित होगा और कैसे होगा? देखिए, तभी मैंने वो चारों चीजें इकट्ठी बोली हैं, ये पीसमील नहीं होगा, ये सारी चीजें रिलेटेड हैं। तो मेरा ख्याल है अब ये ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग शायद मैं अभी सोच रहा हूँ कि मे भी छोटी सी कमेटी बना, सेंटर और फ्यू स्टेट्स को मिला के, और ये सारी चीज़ें इकट्ठी टेबल पे रख के इसमें कॉम्प्रोमाइज़ होगा। आई थिंक जैसे गर्ग साहब और सजेस्ट कर रहे थे और शायद त्रिपाठी जी भी, दैट ये जो 235 क्या था 2 पॉइंट जो भी था उसका शायद शेयर करना पड़ेगा, शायद हाफ कॉम्प्रोमाइज तो करना ही पड़ेगा, पर एग्जैक्ट कॉम्प्रोमाइज हम ऐसे इंटेलेक्चुअली तो बता नहीं सकते। वो तो सारा चीजें जब इकट्ठी तो कॉम्प्रोमाइज इजियर होगा कि सारी चीजें, ये जो 4 सेट्स ऑफ चीजें मैंने बोली हैं, एक इकोनॉमिक रिवाइवल जिसमें कई सजेशंस हैं, हमारी भी हैं, और सिंप्लीफिकेशन ऑफ जीएसटी, ये भी अभी सारी चीजें डिसाइड करनी पड़ेंगी। ये नहीं हो सकता कि अभी पहले हम खाली रेवेन्यूज की बात करें, ये डिसाइड करके फिर बाकी चीजें चलती रहेंगी, क्योंकि फिर तो वही प्रॉब्लम आएगी, इकोनॉमी रिवाइव नहीं करेगी, अगले साल फिर ये कंटेंशन शुरू हो जाएंगी। तो ये सारी चीजें इकट्ठी टेबल पर रख के एक कॉम्प्रोमाइज डिस्कशन के साथ होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए और हमारे दर्शकों को यह अहम जानकारी देने के लिए कि असल में जीएसटी काउंसिल के बैठक में जो बड़ा एजेंडा था उसका मकसद क्या है और क्यों स्टेट 2,35,000 करोड़ के मुआवजे को लेकर जो केंद्र के 2 विकल्प हैं उनसे सहमत नहीं हो रहे हैं, और दोनों के पास विकल्प और रास्ते क्या हैं और किस तरीके से इकोनॉमी को पटरी पर लाए बिना इस समस्या का हल निकाला नहीं जा सकता। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ आज इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार।